नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश एक विफल राज्य था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भाजपा के शासनकाल में प्रदेश एक सुरक्षित राज्य बन गया है। अखिलेश द्वारा बजट को बड़ा और बेकार बताने की टिप्पणी पर योगी ने कहा, हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष को बजट के आकार को लेकर आपत्ति हो, क्योंकि यह सबसे बड़ा बजट है। योगी ने कहा कि इस वर्ष का बजट 2012 की तुलना में 3 गुना अधिक है। बजट का आकार बड़ा केवल व्यय की दृष्टि से नहीं, बल्कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप है। मुख्यमंत्री ने बजट की सराहना करते हुए कहा, यह बजट विकसित उत्तर की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट बनेगा। सीएम योगी ने कहा कि जब मैं यूपी को नंबर 1 पर लाने की बात करता हूं, तो विरोधी दल के नेता को इससे भी परेशानी होती है कि यूपी नंबर 1 कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि यूपी में प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई है। यूपी में निवेश का जो बेहतर माहौल बना है और 19 फरवरी को हम 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव की ग्राउंड बैंकिंग का काम लखनऊ में कराने जा रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी ने कहा कि हमने यूपी को बीमारू राज्य से निकाला है। पिछले 7 साल में ये सब बिना टैक्स लगाए हुआ है। प्रदेश में डीजल पेट्रोल की दर देश में सबसे कम है। इसके पीछे राम राज्य की ही अवधारणा है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का सम्मान देश के किसानों का सम्मान है। मैं सोचता था कि बजट भाषण में जब किसानों की बात आएगी तो विपक्षी दल भी चौधरी चरण सिंह का स्मरण करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधानसभा में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कोई भी उनके साथ आने को तैयार नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि पता नहीं कब कौन धोखा दे दे। बता दें आपको कि लगातार विधानसभा सत्र में बजट पेशी के दौरान योगी आदित्यनाथ में और अखिलेश यादव में तंज का सिलसिला बरकरार रहा। दोनों ही नेता एक दूसरे पर तंज कसते नजर आए। साथ ही कविता के माध्यम से भी दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर तंज कसा। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे तंज कसा, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भी दोहे और कविताओं के जरिए अखिलेश यादव का जमकर घेराव किया। उन्होंने कई सारे सवाल उठाए। साथ ही नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को लेकर भी कई सारी बयानबाजी की। योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया कि आखिर सपा की सरकार में यूपी ने कितना विकास किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में यूपी ने बहुत विकास, और इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि जिस प्रकार से बजट पेशी के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और योगी सरकार द्वारा दोनों एक दूसरे पर हमलावर होते नजर आए, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कौन ज्यादा बेहतर, किसकी सरकार ज्यादा बेहतर। खास कार्यक्रम में हमारे साथ लगातार बातचीत के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता अशोक यादव जी फिलहाल जुड़ चुके हैं। अशोक यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वहीं कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी भी जुड़ जाएंगे। सबसे पहले अशोक यादव जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखिए, बजट सत्र के दौरान जब विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन दिया तो उन्होंने जमकर अखिलेश यादव का घेराव किया। उन्होंने कहा कि मथुरा और काशी जाने से डरते हैं क्योंकि ताले आप लोगों ने लगवाए थे, और साथ ही साथ ये भी कहा कि वोट बैंक दरक न जाए, इसीलिए मथुरा काशी जाने से डरते हैं अखिलेश यादव। देखिए नलिनी जी, योगी जी की बात क्या किया जाए। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा बजट दिए हैं, प्रदेश को इतना हमने विकसित कर दिया है, जिस कामों को समाजवादियों ने छोड़ दिया था उस काम को भी आगे उन्होंने नहीं बढ़ाया। हमने प्रदेश में 6 विद्युत के प्लांट्स लगाए थे। उन प्लांट लगाना मतलब शुरू किए थे, काफी हद तक उस पर काम भी हो गया था, लेकिन आज तक वो पावर प्लांट सरकार शुरू नहीं कर पाई। ये प्रदेशवासियों को महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हम लोगों ने ईज ऑफ लिविंग को देखते हुए प्रदेशवासियों को डायल 100 जैसी सेवा दिया था, हमने एम्बुलेंस जैसी सेवा दिया था, जो मुफ्त में जो रोगियों का घर से लेकर के हॉस्पिटल तक इलाज, प्रसूति महिलाओं का इलाज, हर तरह की सुविधा समाजवादियों ने दिया था। हमने अमूल के पावर प्लांट 3-3 लगवाए, हमने मिलिट्री स्कूल 3-3 दिए प्रदेश को, हमने लखनऊ मेट्रो दिया। आज एक स्टेशन मेट्रो सड़क नहीं पाई आगे। तो देखिए, कहने के लिए सरकार कहती हम 3 गुना बजट दे दिए, 4 गुना बजट दे दिए, लेकिन उससे आम जन के हाथ में क्या लगा। आपका जो बजट है वो उद्योगपतियों के लिए बजट है, तो उसमें आम जनता के लिए क्या है। आप तो एक तरफ सरकार कहती है कि हमने 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया उत्तर प्रदेश में, वहीं पे नीति आयोग कहता है कि नहीं 3.47 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो इनके आंकड़े भी बड़े कंफ्यूजिंग आंकड़े हैं।
ये देखिए, जो बजट की बात कर रहे हैं, जिस तरह से विकास की बातें करते हैं कि समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश को मतलब गलत पहचान दिया, उनको उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया, उनको थोड़ा बगले मतलब पीछे जाके झांकना चाहिए कि उन्होंने 2 एक्सप्रेसवे बनवाए नलिनी जी उत्तर प्रदेश में। एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनवाया, एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया। उसकी राइडिंग क्वालिटी मतलब जिससे घटिया से घटिया राइडिंग क्वालिटी है, आप चलते हुए उस पे जाते हैं, तमाम तरह के एक्सीडेंट होते हैं उन एक्सप्रेसवे पे। तो समाजवादियों की तुलना में इनके पास कोई काम नहीं। हमने लैपटॉप दे करके इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुनहरा करने का काम किया, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये युवाओं के हाथ में तमंचे देने का काम कर रहे हैं, ये उनको उपद्रवी बना रहे हैं, ये उनको जिस तरह से धार्मिक उग्रवाद फैला रहे हैं प्रदेश में, जिस तरह से सोच रहे हैं कि धार्मिक उग्रवाद और धार्मिक चरमपंथ फैला करके हम लोगों को भावनाओं से खेल करके फिर से सत्ता में आ जाएंगे, तो ये देश की जनता और प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है। अब किसानों की बात जहां तक इन्होंने किया, किसानों की सबसे ज्यादा अगर दुर्दशा नलिनी जी किसी की सरकार में हुई है तो ये मोदी और योगी की सरकारों में। लेकिन अशोक जी, आप कह रहे हैं कि युवाओं को तमंचा देने का काम किया, इस तरीके के आरोप आप खुलेआम नेशनल टेलीविजन पर लगा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, योगी सरकार तो कह रही है कि यूपी उनकी सरकार से पहले बीमारू राज्य था, उन्होंने बीमारू राज्य से उसको निकाला है। आप लोगों की सरकार में यूपी में क्राइम चरम पर था, क्राइम कम हुआ है। लगातार सरकार दावे करती रहती कि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार में चीजें बेहतर हुई है। नलिनी जी, आपको याद होगा मुरादाबाद में अभी एक हफ्ता हुआ होगा, किस तरह से मोनू बिश्नोई नाम का बजरंग दल का पदाधिकारी गाय की हत्या करके इस तरह से एक समाज में नफरत फैलाने का काम किया। बाद में पकड़ा गया, और पकड़ा गया तो उसके बाद क्या हुआ, विश्व हिंदू परिषद के रामकमल गुप्ता जी के साथ हजारों की संख्या में लोग गए और कह रहे हैं थाने को उड़ा देंगे, धमकियां दे रहे हैं। तो क्या है ये अगर आतंक फैलाना नहीं कहेंगे तो इसको और क्या कहेंगे। लेकिन अशोक जी देखिए, माफी चाहूंगी आपको बीच में रोक रही हूं, लेकिन मुझे मेरे सवाल का स्पष्टता से अभी तक जवाब नहीं मिला। मेरा सीधा सा सवाल ये था कि मुख्यमंत्री ने एक सवाल खड़ा किया कि आखिर अखिलेश यादव काशी मथुरा क्यों नहीं जाते हैं, आखिर इतनी दिक्कत क्यों है उन्हें काशी मथुरा जाने से। राम मंदिर में भी जब न्योता भेजा गया अनावरण के दौरान, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तो नहीं गए, अब काशी मथुरा भी नहीं जा रहे। धर्म से दिक्कत है या फिर इसलिए दिक्कत है कि बीजेपी बुलाती है इसलिए नहीं जाते हैं? देखिए नलिनी जी, इसका सीधा सीधा जवाब है कि हमें बीजेपी के दिखावे से दिक्कत है और किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से भगवान राम के प्रति कहते हैं कि हमारी आस्था है, इनकी आस्था नहीं है। अगर आस्था रहती नलिनी जी भगवान राम के प्रति, तो शंकराचार्य लोगों द्वारा सुझाए गए समय पे और उनके सुझाए गए तरीकों से ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करते, क्योंकि इनको आनंद फानंद में लोकसभा चुनाव दिख रहा था, इसलिए इन लोगों ने राजनीति को देखते हुए भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का प्रयोजन किया। दूसरी बात है, मथुरा की बात करते हैं, तमाम धार्मिक जगहों की बात करते हैं, इनकी आस्था दरअसल है नहीं। ये एक तरह से मार्केटिंग करते हैं मथुरा के नाम पे, काशी के नाम पे, अयोध्या के नाम पे। नहीं, वो तो कहते हैं कि हमने काशी मथुरा के ताले खुलवाए हैं, आप लोगों ने ताले लगवाए थे। अखिलेश यादव डरते हैं कि वोट बैंक ना दरक जाए, इसीलिए नहीं जाते हैं काशी मथुरा। बहरहाल इसी पर मैं जवाब लूंगी। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, अखिलेश यादव ने कहा है कि बजट बड़ा और बेकार है, बजट को लेकर हमलावर होते नजर आए, और साथ ही साथ ये कहा कि राम के नाम पर राजनीति करना बीजेपी का सबसे मनपसंदीदा काम है। हाँ बिल्कुल, राम के नाम पर तो देश को चलना ही चाहिए और धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। और बजट उनको क्यों रास आएगा? जो बजट की लूट करते थे, जिसके राज्य में फिस्कल डेफिसिट सर्वाधिक था और पर कैपिटा इनकम जिसके कालखंड में इसकी आधी थी, उसको कहाँ रास आएगा ये बजट? जिसके कालखंड में जो बजट का साइज था उसके 3 से 3 गुना बढ़ गया हो, उनको कहाँ से रास आएगा? उनके लिए तो पॉलिसीज जो होती थी वो व्यक्तिगत होती थी, पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको फ्रेंचाइजी बांटी जाती थी उन पॉलिसीज की, उन योजनाओं की, जिससे वो लाभान्वित होते थे। इसलिए बड़े बड़े घोटाले होते थे, चाहे वो रिवर फ्रंट घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हो, लैपटॉप घोटाला हो, हाँ तमाम तरह के घोटालों की फहरिस्त है समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। वहीं गुंडों और अपराधियों का बोलबाला होता था, थानों से जो है सरकार संचालित होती थी। इस प्रकार का जो वातावरण था, अराजकतावाद था, उनको कहाँ से रास आएगा? अब उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है। उत्तर प्रदेश का जो रेवेन्यू है वो सरप्लस है, सरप्लस रेवेन्यू स्टेट बन गया है, सरप्लस पावर जनरेशन वाला स्टेट बन गया है। अब दूसरे को हम पावर देते हैं, जिनके कार्यकाल में बिजली आती नहीं थी, बिल्कुल इंतजार करना पड़ता था, किसान मर जाते थे बेचारे ठंडे में, आज वो बिजली
परमानेंट आ रही है, सबको मिल रही है सुचारू रूप से, और दूसरे स्टेट को भी हम दे रहे हैं। आज एक्सप्रेसवे की ही अभी बात कर रहे थे, एक आधा एक्सप्रेसवे इन लोगों ने बनाया था, उसका कैसे घोटाला किया, उसका एक छोटा सा आपको हम वानगी दिखाते हैं। जो एक्सप्रेसवे का एलिवेशन होता है, उस एलिवेशन को आधा कर दिया घोटाला करने के लिए, और उसमें भी 40%, 40% कार्य हमारी सरकार ने पूरा किया है। हमारी सरकार आने के बाद वो पूरा हुआ है। और जो चौड़ाई थी, उस चौड़ाई से ज्यादा चौड़ाई का पूर्वांचल एक्सप्रेस में हमने बनाया। लेकिन अभी आपके जुड़ने से ठीक पहले अशोक यादव जी कह रहे थे कि दोनों ही एक्सप्रेसवेज की कंप्लेन आ रही है, दोनों ही बेकार घटिया एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं। देखिए, विकास के कार्य जो सरकार आती है वो वादा करती है और कुछ न कुछ करती भी है, दिखता भी है। लेकिन अंतर क्या होता है, हमारी सरकार बिल्कुल जनता के लिए समर्पित होती है, कहीं उसमें भ्रष्टाचार घोटाले की गुंजाइश नहीं होती। वहीं समाजवादी पार्टी में जो भी कार्य होते हैं विकास कार्य, वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रति समर्पित होते हैं, और कितना कट उनको पहुंच जाए, ठेकेदारी में कितना उनको कमीशन मिल जाए, उस पर सारी चीजें निर्भर करती हैं। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो। आप देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था उनके सरकार में। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था हमारी सरकार की तुलना में आधा से भी कम था। तो जिसका उद्देश्य ही केवल सरकार को बचाए रखना, बनाए रखना और घोटालों को जारी रखना रहा हो, वो कहां से इस तरह के परिणाम दे पाएगा। आज उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में सर्वाधिक निवेश करने का एक प्रकार से हब बना हुआ है। भारत के अंदर में विदेशी निवेश को भी भारत में लाने का एक हब बना हुआ है। डिफेंस कॉरिडोर हो, एपीआई का कॉरिडोर हो, या फिर एयरपोर्ट हो। आप देखिए, दो जहां एयरपोर्ट होते थे आज 15 बन रहे हैं, 8 तो ऑपरेशनल हो गए। मेट्रोज की संख्या बढ़ रही है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भारत उत्तर प्रदेश में बन रहा है। कितने बड़े बड़े विकास के कार्य उत्तर प्रदेश में गढ़े हैं। आज पूरे भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक, भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पर्यटक को आकर्षित करने का केंद्र बना हुआ है। अकेले काशी में ही 2023 में 14 करोड़ लोगों ने दर्शन किया। महाकुंभ आने वाला है, 40 करोड़ से ज्यादा का टारगेट है। आप कहां तुलना कर रहे हैं? सपा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का आपस में तुलना हो ही नहीं सकता। ठीक है गौरव जी, आप कह रहे हैं कि कहाँ तुलना कर रहे हैं, आपस में तुलना हो ही नहीं सकती। माफी चाहूंगी सर, अखिलेश यादव बनाम योगी सरकार, आखिर किसका कार्यकाल रहा बेहतर उत्तर प्रदेश हुए? अशोक जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए विधानसभा चुनाव सपा और रालोद ने मिलकर लड़ा, लेकिन अब जो है लगातार जयंत चौधरी के आपसे अलग होने की खबरें हैं। उन्होंने कह भी दिया है कि अब मैं किस मुंह से मना करूंगा अगर बीजेपी मुझे ऑफर देती है। ऐसे में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे आपकी पैठ थी वो तो दरकती नजर आ रही है। देखिए नलिनी जी, किसी नेता के इस चुनावी समय में इधर से उधर जाने से वोट बैंक इधर से उधर नहीं जाता है, क्योंकि वोट बैंक एक होता है, उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, उसकी विचारधारा होती है। आज आप जिस वर्ग की बात कर रही हैं, जो जाट समाज या किसान समाज की बात आप कर रही हैं, तो इस सरकार में ऐतिहासिक रूप से एक ऐसी सरकार, मोदी सरकार है, जिसमें 13 महीने हमारे किसानों को जाड़ा, गर्मी, बरसात, सारी दुश्वारियों को झेलते हुए काले कानूनों के विरोध करने के लिए सड़क पर रहना पड़ा। 700 लोगों किसानों ने शहादत दी। लगभग 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं इसी आताताई सरकार में। तो किसान ये सब सारी चीजें भूल जाएगा क्या? किसान जानता है कि ये सबसे बड़ी अगर किसानों की दुश्मन कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। वो एक नहीं, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए। और इसके अलावा जिस तरह से कहते थे किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे 2022 तक, तो आप लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह से आय दोगुनी हो गई किसानों की। आज भी किसान सड़क पर है, जिस तरह से अपने मुआवजों को लेकर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा का किसान। तो देखिए ये सारी चीजें इस तरफ दिखा रहे हैं कि किसी नेता के, मैं जैन जी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक बात ये कह दे रहा हूँ, कोई भी नेता हो अगर इस चुनावी वर्ष में इधर से उधर शिफ्ट होगा तो उसका वोट बैंक शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि जनता एक अपना माइंड मेकअप कर चुकी है कि हमको कहाँ जाना है। और वो जनता बहुत होगा, 2-4% लोग इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन 95% लोग जो मूड बना चुके हैं नलिनी जी, उसी पर रहेंगे। हमारे भाजपा के मित्र तमाम बातें बताई कि रिवर फ्रंट में घोटाला और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में घोटाला। 2017 में इनके मंत्री थे, हावड़ा कुदार लेके घूम रहे थे नलिनी जी, घोटाला खोजने के लिए। आज 7 साल हो गया ना, कहानी घोटाला कोई। लेकिन सर मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि आप लोग कभी भी धोखा दे सकते हैं। देखिए नलिनी जी, धोखा किसको कहते हैं? अगर हमने आपसे कोई वादा किया, अगर वादा नहीं पूरा करेंगे तो उसको धोखा कहा जाएगा। आज तक सरकार ने जो वादे किए जनता के साथ, आज वो वादे पूरे किए क्या? बहुत हुई महंगाई की मार, आपको याद होगा क्या? महंगाई खत्म हो गई, महंगाई कम हो गई? तो
किसानों की आय डबल हो गई, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया। अरे आज स्थिति है नलिनी जी कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को इजराइल जैसे वार जोन में जाने के लिए हजारों की संख्या में युवा अपनी जान को हथेली पर रख के रोजगार करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे कोई रोजगार का सरकार ने मुहैया नहीं कराया है। तो ये स्थिति है इस प्रदेश की और देश की। जो आर्थिक हालात हैं, जो बेरोजगारी का आलम है, एनएसएसओ के सर्वे के हिसाब से 45 सालों में हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसी सरकार की देन है। तो देखिए ये सारी चीजें कहने के लिए ठीक है, बड़ी लंबी चौड़ी बातें सरकार करती है, लेकिन धरातल पे देखेंगी तो जॉबलेसनेस और जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा एनसीआरबी का डेटा जो कहता है कि सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट विमेन और खासतौर से गैंग रेप घटनाएं उसी उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, जिसको सुशासन करते हैं लोग और करने वाले लोग हैं ज्यादातर इन्हीं के पार्टी के लोग हैं। बीएचयू का एग्जांपल आप ले लीजिए, ठीक है एग्जांपल। गौरव जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि आप लोग दावा करते हैं, तमाम घोषणाएं करते हैं, लेकिन पटल पर कोई भी घोषणा साकार होती नजर नहीं आती, आकार होते कोई भी परियोजना नजर नहीं आती है। जवाब दीजिए सर। कह रहे हैं सबसे ज्यादा क्राइम आप ही की सरकार में हो रहे हैं, तमाम क्राइम भी गिना दिए इन्होंने। कौन से क्राइम गिना रहे हैं नलिनी? राम वृक्ष यादव मथुरा में कुछ एकड़ जमीन कब्जा किया हुआ था और पुलिस फोर्स गई उसको छुड़ाने के लिए और फायरिंग कर दिया उन लोगों ने और 23 लोग उसमें मारे गए। प्रतिदिन 24 हत्या, 17 रेप, पूरे इनके कार्यकाल में 7,500 दंगे हुए। कौन भुला सकता है भला? और उन दंगाइयों को बुला करके मुख्यमंत्री आवास में बाकायदे उनका स्वागत होता है, उनको और नवाजा जाता है। जो दंगा पीड़ित है उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई राहत नहीं दिया जाता, बल्कि उन दंगाइयों को प्रश्रय दिया जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कहां से तुलना कर रहे हैं? और उत्तर प्रदेश में आज क्या स्थिति है? केवल अपराधियों से हजारों हजार करोड़ की, लगभग मुझे लगता है कि अब तो ये आंकड़ा और बढ़ गया होगा, 1 लाख करोड़ से ऊपर की तो शत्रु संपत्ति जब्त कर ली गई और हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त की गई अपराधियों से। कितने अपराधी जमानत तुलवा करके जेलों में चले गए। आप कोई कंपैरिजन ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से आप आदमी, बच्चे, बच्चियां आराम से निकल सकते हैं, कहीं कोई अपराध का बोलबाला नहीं है। कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पर आज लगभग 80,000 एमएसएमई के खुले यूनिट पूरे उत्तर प्रदेश में? आज उत्तर प्रदेश एक सुनहरा क्षेत्र बना हुआ है निवेश के लिए और उद्योगों के लिए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। अशोक जी कहते नजर आए सर कि रोजगार भी नहीं मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। आप लोग युवाओं को साधने की बात करते हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नलिनी जी रोजगार कपाइयों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कानून तोड़ना, भ्रष्टाचार करना उनकी आदत बनी हुई थी और उस पर प्रतिबंध लग गया है, रोक लग गया है, इसलिए उनका रोजगार छिन गया है। लेकिन जो वास्तव में स्किल्ड है, जो पढ़े लिखे हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए हर तरफ दरवाजे खुले हैं। केवल प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लाभार्थी है। केंद्र सरकार के सभी योजनाओं में लगभग 47 ऐसी योजनाएं जिसमें उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं, दिए गए हैं। कौन से दृष्टि से ये देख रहे हैं? दरअसल उसके लिए उत्तर प्रदेश में विकास को देखने की जो दृष्टि है वो इनकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनकी दृष्टि व्यक्ति विकास है, परिवार विकास है, पार्टी विकास है, आम जनता का, कमजोर व्यक्ति का, समाज के सबसे अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का विकास इनके एजेंडे में कभी रहा ही नहीं। जी आज वो चीजें हो रही तो इन्हें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन देखिए सपा तो हमेशा कहते हैं कि आप हमेशा से सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, आप सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, आप रोजगार पर बात नहीं करते, भ्रष्टाचार पर बात नहीं करते, क्राइम पर बात नहीं करते। बीजेपी पर हमेशा से विपक्ष इस प्रकार के आरोप लगाता नजर आया सर। नलिनी जी ये किस तरह की बात करते हैं? 8 शुगर मिल इन्होंने बेच दी अपने कार्यकाल में, आप देखते रहिए। हमारे कार्यकाल में एक भी शुगर मिल न बिकी न बंद हुई, बल्कि और शुगर मिल लगाई गई, उसका मॉडर्नाइजेशन हुआ, उसका कैपेसिटी बढ़ाया गया। जो 94,000 करोड़ का भुगतान हुआ था, आज हमारे कार्यकाल में अब तक 2 लाख करोड़ के ऊपर का भुगतान किसानों को हो गया है। सर्वाधिक खरीद अनाज की किसानों से ली गई है। ये तो किसान के भी शत्रु रहे हैं। ठीक है गौरव जी, माफी चाहूंगी आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि वक्त का अभाव है। मैं अशोक जी से भी जल्दी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। अशोक जी देखिए, योगी आदित्यनाथ ने भी यह बात कही है कि आप लोगों के राज्य में उत्तर प्रदेश में शासनकाल बेहद विफल रहा है और उनके राज्य में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। क्या कहिएगा आप? देखिए नलिनी जी, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इन्होंने कहा कि हमारे राज्य में बहन बेटियां
रात को भी घर से बाहर निकल सकती हैं। इसी झांसे में वो बीएचयू की बहन आ गई थी और उसके साथ दरिंदगी हो गई। 12 लोग मिलकर के बुलंदशहर में गैंगरेप किए थे मां और बेटी का। सुन लीजिए, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे एक समुदाय विशेष के लोग थे। अच्छा, ये कहते हैं कोई कि पीएम आवास की बात कर रहे हैं। ठीक है ना गौरव जी, मैंने आपको मौका दिया है ना, सुन लेते हैं जल्दी से सर, वक्त की कमी है जी। बीएचयू का एग्जाम्पल मैंने दिया, इन्होंने पीएम आवास की बात किया। आपने देखा होगा कि इसे ऑन कैमरा आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप के सामने बदायूं जो पीएम आवास की चाबी सौंप रहे थे, महिला ने, शारदा देवी नाम की महिला ने कहा 30,000 रुपए साहब हमसे रिश्वत ली गई है। ये सारा हर पीएम आवास में 30,000 रुपए की रिश्वत ले रहे हैं। ये रिश्वत कहाँ पहुंच रही है, किसके हाथ में जा रही है? ये सारी देखिए, एक कहते हैं ना, उगाही अगर सीखना हो तो भारतीय जनता पार्टी सीखा जाए। हर योजना में उगाही। आपने पीएम आवास में एक एग्जांपल मैंने दिया, इससे आप पूरा कुकर में एक चावल देख लीजिए। चलिए सर, बहुत बहुत माफी चाहूंगी आप दोनों से क्योंकि वक्त का अभाव है, बीच में आप दोनों को रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी, इतने अहम मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बहरहाल खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।